दुनिया भर के राजाओं के साथ एक समस्या होती है और वो ये कि उनके रहते जनता के मन में हमेशा यह प्रश्न बना रहता है कि इनके बाद कौन बनेगा। हालांकि भारत में भले ही लोकतंत्र है, लेकिन इसके बावजूद ये बात यहां पर भी लागू होती है। यहां पर राज्यों में या फिर केंद्र में भी कई ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने राजाओं की तरह राज किया है। तमिलनाडु में अन्नादुराई का कद एक ऐसे ही राजा की तरह था। पेरियार की द्रविड़ कड़गम से अलग होकर द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम की स्थापना करना, फिर कांग्रेस के एक छत्र राज को खत्म करके 1967 में तमिलनाडु को कांग्रेस मुक्त बनाना, यह सब करके अन्नादुराई ने एक राजा की तरह प्रसिद्धि हासिल की थी। हालांकि उनकी ही पार्टी डीएमके में करुणानिधि और एमजीआर, इन दोनों की पॉपुलैरिटी भी बहुत ज्यादा थी। एमजीआर की पॉपुलैरिटी के सामने तो कई बार अन्नादुराई भी फीके पड़ जाते थे, लेकिन अन्नादुराई के साथ यह प्रश्न हमेशा जुड़ा रहा कि इनके बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा। 1967 में अन्नादुराई तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने और 1969 में यानी सिर्फ 2 ही साल बाद पद पर रहते हुए ही उनकी मृत्यु हो गई। लोग संशय में थे कि अब एमजीआर मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर करुणानिधि मुख्यमंत्री बनेंगे, आखिरकार डीएमके किसको आगे बढ़ाएगी। और अन्नादुराई की शव यात्रा में इस प्रश्न का उत्तर भी लोगों को मिल गया। उस शव यात्रा में एक घटना घटी थी। हुआ यह था कि शव यात्रा चल रही थी और करुणानिधि ने खुद से ही आगे बढ़कर अपने कंधे पर अन्नादुराई का शव उठा लिया। अब 1.5 करोड़ की भीड़ आई थी उस शव यात्रा में, वर्ल्ड रिकॉर्ड था वो। और उस भीड़ ने यह देखा कि करुणानिधि अकेले अपने कंधे पर उनके नेता के शव को उठा रहे हैं। अन्नादुराई के प्रति करुणानिधि का यह भाव देखकर लोग भावुक हो गए। करुणानिधि ने सिर्फ वो एक चाल चलकर उनसे कहीं ज्यादा प्रसिद्ध एमजीआर को मुख्यमंत्री की रेस में पीछे छोड़ दिया। अब अन्नादुराई के सारे समर्थक करुणानिधि को ही अन्ना का अगला उत्तराधिकारी मानने लगे। लेकिन चीजें फिर भी इतनी आसान नहीं थी। एमजीआर हद से ज्यादा पॉपुलर थे और बिना उनके समर्थन के करुणानिधि कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते थे। और ये बात करुणानिधि भी अच्छे से जानते थे। इसलिए करुणानिधि एमजीआर के पास गए। करुणानिधि ने एमजीआर से पूछा कि जब तुम फिल्मों के लिए संघर्ष कर रहे थे, जब तुम्हें कोई काम नहीं मिल रहा था, तो उस समय तुम्हारा सबसे ज्यादा किसने साथ दिया। एमजीआर ने खुलकर कहा कि आपने सबसे ज्यादा साथ दिया है, आपका एहसान है मेरे ऊपर। तो इस पर करुणानिधि ने एमजीआर से कहा कि उस एहसान को उतारो और सीएम पद के लिए मेरा समर्थन करो। एमजीआर निरुत्तर हो गए और उन्होंने उस एहसान का मान रखने के लिए करुणानिधि का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए आगे बढ़ाया। फिर करुणानिधि 1969 में अन्नादुराई की मृत्यु के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने और एमजीआर ने डीएमके के कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी को निभाना जारी रखा। और यह सब कुछ 1969 में हो रहा था। लगभग 2 साल बाद 1971 में चुनाव आने वाले थे। करुणानिधि के नेतृत्व में डीएमके ने एक बार फिर एकजुट होकर कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा और एक बार फिर कांग्रेस को बड़े अंतर से हराकर डीएमके दोबारा सरकार में आई। अब चूंकि करुणानिधि के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, इसलिए मुख्यमंत्री पद पर तो करुणानिधि को ही बैठना था। हालांकि करुणानिधि को यह जो जीत मिली थी, इसमें एमजीआर की पॉपुलैरिटी का भी बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन करुणानिधि को यह लगा कि यह केवल और केवल उनकी ही जीत है। इसलिए इस बार जब करुणानिधि सीएम बने तो उनके और एमजीआर के बीच में मनमुटाव आने शुरू हो गए। अब करुणानिधि मुख्यमंत्री तो बन गए थे, लेकिन करुणानिधि को अपने रास्ते में अब सिर्फ 2 ही कांटे दिख रहे थे। पहला कांटा जो था वो कम्युनिस्टों का था, जो उस समय तक 1971 तक तमिलनाडु में ठीक ठाक पैर पसारने लग गए थे। कम्युनिस्टों ने धीरे धीरे दलितों के प्रति नजदीकी बढ़ाई और करुणानिधि की डीएमके से दलितों को दूर कर दिया। तो करुणानिधि की राजनीति के पहले कांटे कम्युनिस्ट थे और दूसरे कांटे थे करुणानिधि के मित्र एमजीआर। कारण यह था कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर भी करुणानिधि को वह ग्लैमर नहीं मिल पा रहा था जो एमजीआर के पास था। मतलब भल्लाल देव और बाहुबली टाइप मैटर था। क्योंकि एमजीआर और करुणानिधि जब भी एक साथ मंच पर जाते थे तो तमाम महिलाएं और जनता करुणानिधि को छोड़कर एमजीआर के ऑटोग्राफ के लिए दौड़ जाती थी। अब एक सिटिंग मुख्यमंत्री को यह थोड़ी अच्छा लगेगा कि उसके राज्य में कोई उससे भी ज्यादा पॉपुलर हो। इसलिए करुणानिधि ने धीरे धीरे कम्युनिस्टों को और एमजीआर को, दोनों को साइड करने की कोशिश की। करुणानिधि को यह लगने लगा कि अगर कम्युनिस्टों को साइड नहीं किया गया तो दलित वोट बैंक कम्युनिस्टों की ओर जा सकता है। इसलिए करुणानिधि ने यह कानून बनाया कि कोई भी व्यक्ति 15 एकड़ से अधिक जमीन नहीं रखेगा। जिसके पास भी 15 एकड़ से ज्यादा जमीन होगी तो उसकी जो ज्यादा जमीन है वो भूमिहीनों में बांट दी जाएगी। करुणानिधि ने यह कानून इसलिए बनाया था ताकि दलितों में जमीन बांटकर वह हमेशा के लिए दलितों को अपना वोट बैंक बना ले। लेकिन इस कानून में कई लूप होल्स थे। लोगों ने परिवार में ही जमीनें बांट ली और जो जमीनें दी भी गई वह डीएमके के ही नेताओं के भ्रष्टाचार के कारण दलितों से भी अधिक ओबीसीज के हिस्से में गई। यानी इस कानून के कारण दलित करुणानिधि से और ज्यादा नाराज हो गए। अब इस नाराजगी को कम करने के लिए करुणानिधि ने एक और नया कानून बना दिया। इस बार उन्होंने ब्राह्मणों को टारगेट किया। करुणानिधि को लगा कि ब्राह्मणों के खिलाफ कानून बनाकर वो दलितों को खुश कर देंगे।
इसलिए कानून बना कि आज से मंदिरों के पुजारी गैर ब्राह्मण भी बन सकते हैं और विवाह के लिए किसी भी ब्राह्मण की कोई जरूरत नहीं है। अब कानून तो बन गया, लेकिन दलितों को इस कानून से कोई खास मतलब नहीं था। उस दौर में तमिलनाडु में दलितों को ढंग से खाने को भी नहीं मिल रहा था। उनकी मामूली शिक्षा तो ठीक से हो नहीं पा रही थी, तो पुरोहितगिरी का वो लोग भला क्या करते। तो करुणानिधि ने ब्राह्मणों का विरोध करके दलितों को जो साधने की कोशिश की, उनका यह पैतरा भी बेकार चला गया। यदि वह वाकई दलितों का उत्थान चाह रहे होते तो दलितों को राजनीतिक और आर्थिक रूप से मजबूत बनाते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और यह बात आपको तमिलनाडु की द्रविडियन पार्टीज में कॉमन दिखेंगी। तमिलनाडु को द्रविड़ मॉडल के रूप में प्रचारित किया जाता है। ब्राह्मणों के खिलाफ नफरत लेकर ही द्रविडियन पार्टीज अपनी राजनीति चलाती हैं, लेकिन दलितों के विकास के मामले में यही द्रविडियन पार्टीज कुछ नहीं करती हैं। आप तमिलनाडु के आंकड़े उठाकर देख लीजिए तो 20% दलित हैं उस राज्य में, लेकिन आज तक तमिलनाडु में कोई दलित मुख्यमंत्री नहीं बना। जबकि इसके ठीक दूसरी ओर आप बिहार को देखिए। बिहार में तमिलनाडु से कम ही परसेंटेज है दलितों का, लेकिन अब तक 3 मुख्यमंत्री बिहार में दलित समुदाय से बन चुके हैं। कहने का अर्थ यह है कि ब्राह्मणों को गाली देकर तमिलनाडु में डीएमके जैसी पार्टीज ने दलितों को केवल और केवल बेवकूफ बनाया है। उनको कोई राजनीतिक फायदा कभी नहीं दिया। इसलिए करुणानिधि ने जब दलितों को कम्युनिस्टों से अलग करने की कोशिश की तो उनके इन छिछले प्रयासों को साफ साफ दलितों ने नकार दिया। दलित डीएमके से और ज्यादा दूर भाग गए। दलितों के बाद करुणानिधि ने एमजीआर को साधने की कोशिश की। उन्हें लगा कि एमजीआर को अगर राजनीतिक रूप से कमजोर कर दिया जाए तो अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी लंबे समय तक अपने ही पास रहेगी। लेकिन एमजीआर की पॉपुलैरिटी इसके ठीक उलट बढ़ती ही चली जा रही थी। तमिलनाडु में तो वैसे भी फिल्मों का क्रेज है ही, और एमजीआर ने फिल्मों के माध्यम से दलितों को साध लिया था। जैसे एमजीआर 1970 में एक फिल्म लेकर आए, मत्तुकरा वेलन। उस फिल्म में एमजीआर ने एक दलित चरवाहे का रोल किया था जिसको जमींदार की बेटी से प्रेम हो जाता है, और वो फिल्म पूरे तमिलनाडु में खूब चली थी और एमजीआर की पॉपुलैरिटी भी दलितों में बढ़ती चली गई थी। वैसे इस फिल्म की एक और खास बात यह थी कि उस फिल्म में जो एक्ट्रेस थी वह एक ब्राह्मण थी और वो 20 वर्ष की लड़की थी, यानी एमजीआर से लगभग 30 साल छोटी। और उस ब्राह्मण लड़की का नाम था जयललिता, जिन्हें आज भी तमिलनाडु में अम्मा के नाम से याद किया जाता है। अम्मा की कहानी तो खैर हम अगले एपिसोड में जानेंगे। फिलहाल करुणानिधि की चिंताओं पर बात करते हैं कि करुणानिधि न तो कम्युनिस्टों को रोक पा रहे थे और न ही अपनी पार्टी के कोषाध्यक्ष एमजीआर की पॉपुलैरिटी को रोक पा रहे थे। और इस कंगाली में आटा गीला यह हुआ कि करुणानिधि और उनके परिवार के ऊपर करप्शन के भी आरोप लग गए। कई बंगले और जमीनों की खरीद के आरोप लगाए गए और डीएमके सरकार में भी उस दौरान खूब सारे घोटाले हुए थे। एमजीआर यह सब कुछ देख रहे थे। उन्हें लगा कि पार्टी अपने सिद्धांतों से भटक गई है, क्योंकि भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पर डीएमके आई थी और वही डीएमके अब आकंठ भ्रष्टाचार में डूब चुकी थी। खुद मुख्यमंत्री करुणानिधि भी अपनी संपत्ति का हिसाब नहीं दे पा रहे थे। एमजीआर चूंकि डीएमके के कोषाध्यक्ष थे, इसलिए उनको यह सब चुभ रहा था। उन्होंने खुलेआम ट्रांसपेरेंसी की मांग करनी शुरू कर दी। एमजीआर ने मुख्यमंत्री करुणानिधि और सभी डीएमके नेताओं से उनकी संपत्ति का पूरा ब्यौरा मांगा कि कहां पर किसके पास कितनी जमीन है, किसके पास कितना पैसा है, इसका सब डिटेल दो। जब एमजीआर ने इस तरह से सार्वजनिक रूप से विरोध शुरू किया तो करुणानिधि ने एमजीआर को डीएमके पार्टी से निकाल दिया और यह मोमेंट तमिलनाडु की राजनीति का एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। एमजीआर पॉपुलर तो थे ही, जब उनको डीएमके से निकाला गया तो उन्होंने 1972 में एक नई पार्टी बना ली, एडीएमके, जिसको कुछ ही महीनों में बदलकर उन्होंने एआईएडीएमके कर दिया, जिसका मतलब था ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम। आप देखिए कि द्रविड़ शब्द यहां भी है। अब आप पीछे जाकर याद करिए, सबसे पहले पेरियार ने बनाया था द्रविड़ कड़गम यानी डीके, फिर उस डीके से अलग होकर अन्ना दुराई ने बनाया था द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम यानी डीएमके, और अब एमजीआर ने उस डीएमके से अलग होकर ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम यानी एआईएडीएमके बना दिया। अब पार्टी तो बन गई, लेकिन चुनाव भी तो लड़ना था और 1977 में तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव हुए। एमजीआर जहां भी चुनाव प्रचार करने जाते थे तो उनके साथ J1 और J2 भी प्रचार में जाती थी। J1 मतलब जानकी, जो उनकी पत्नी थी और ये भी फिल्म इंडस्ट्री से ही थी, और J2 मतलब जयललिता, जो उनकी को एक्ट्रेस थी। एमजीआर के नजदीक होने के कारण J1 और J2 दोनों का एआईएडीएमके में खूब दबदबा था। हालांकि एमजीआर की पत्नी जानकी जयललिता को उतना पसंद नहीं करती थी। साफ सीधी बात है, कोई भी पत्नी अपने पति के साथ किसी और लड़की को देखेगी तो क्यों ही पसंद करेगी। इसलिए एक तरह का कोल्ड वॉर जानकी और जयललिता के बीच में चलता ही रहता था। लेकिन इन सब चीजों से अलग एमजीआर जब इन दोनों के साथ किसी रैली में जाते थे तो ये दो स्त्रियां एक अलग ही किस्म का ग्लैमर लेकर आती थी। ऐसा लगता था जैसे दो रानियों के बीच में कोई महाराज बैठा हो। जनता को एमजीआर सिनेमा में जितने पसंद थे, उससे कहीं ज्यादा जनता एमजीआर से रियल लाइफ में प्यार करती थी। और जब 1977 में चुनाव परिणाम आए तो तमिलनाडु की जनता का वह प्यार दिखा भी। 234 सीटों पर चुनाव हुए।
एमजीआर ने अकेले एआईएडीएमके को बहुमत दिला दिया। 144 सीटों पर एआईएडीएमके जीत गई और करुणानिधि के नेतृत्व में डीएमके मात्र 21 सीटों पर सिमट कर रह गई। 1977 के उस चुनाव से एमजीआर का युग शुरू हो गया और उनकी पॉपुलैरिटी का आलम यह था कि उसके बाद जब तक एमजीआर जीवित रहे, यानी 1987 तक, तब तक वो मुख्यमंत्री के पद पर बैठे रहे। एमजीआर ने पद पर रहते हुए बहुत काम किया। जिस मिड डे मील को के कामराज ने शुरू किया था, उसे एमजीआर ने इतना बड़ा लेवल दे दिया कि आज के दौर में तो एमजीआर को ही मिड डे मील योजना का कर्णधार माना जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में एमजीआर ने इतना काम किया कि उस दौर में प्राइमरी स्कूल्स में बच्चों की उपस्थिति रिकॉर्ड 96% तक पहुंच गई थी, यानी लगभग हर बच्चा स्कूल जाने लग गया था। इसके अलावा गरीबों के लिए मुफ्त में अनाज की घोषणा भी एमजीआर ने की। इन सब चीजों के अतिरिक्त एक और बड़ा परिवर्तन तमिलनाडु में यह हुआ कि एमजीआर खुद भी मंदिर जाते रहते थे, इसलिए तमिलनाडु में विभाजनकारी राजनीति उस दौर में खत्म हो गई। एमजीआर के दौर में तमिलनाडु में ब्राह्मण विरोध भी कम हो गया। एक तरह से तमिलनाडु की राजनीति के ऊपर एमजीआर ने रीसेट बटन दबा दिया था। जो तमिलनाडु डीएमके के नेतृत्व में एंटी हिंदू आइडियोलॉजी की तरफ बढ़ रहा था, वही तमिलनाडु अब एमजीआर के नेतृत्व में सामंजस्य बनाते हुए आगे बढ़ रहा था। एमजीआर जिस तरह से तमिलनाडु में पॉपुलर होते जा रहे थे, उसे देखकर ऐसा लगता था कि ये व्यक्ति तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने के लिए ही जन्मा है। लेकिन फिर से वही बात आती है, समय है तो बदलेगा जरूर, और समय बदला। 1987 में 70 वर्ष की उम्र में मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए एमजीआर की मृत्यु हो गई। और वीडियो की पहली लाइन में मैंने कहा था कि राजाओं के साथ एक समस्या होती है, जनता के मन में हमेशा एक सवाल रहता है कि इनके बाद कौन। एमजीआर भी किसी राजा से कम नहीं थे। वो चाहते तो अपने अंतिम समय में कोई उत्तराधिकारी नियुक्त करके चले जा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, और यही कारण था कि उनकी लाश अभी ठंडी भी नहीं हुई थी और एआईएडीएमके में लड़ाई शुरू हो गई कि अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और यह लड़ाई उनकी 62 वर्षीय पत्नी जानकी और उनकी 40 वर्षीय को एक्ट्रेस जयललिता के बीच में हो रही थी। एमजीआर की मृत्यु की खबर सुनते ही जयललिता भागी हुई आई, लेकिन जानकी ने उन्हें अंदर आने से मना कर दिया। इस बार भी शव यात्रा निकली। इस बार भी सत्ता की लड़ाई शव यात्रा तक गई। शव यात्रा निकली और उसके बाद कौन बना तमिलनाडु का मुख्यमंत्री, J1 या J2, जानकी या जयललिता, जानेंगे अगले पार्ट में।